बड़ी खबर आई कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इसके बाद आदेश दिया कि कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस से जुड़ी एफआईआर भी दर्ज कर ली। पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी की गई थी। जांच रिपोर्ट में पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठा और इसीलिए मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी। लगातार दूसरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों ने हड़ताल की। उन्होंने सुरक्षा की मांग की और मामले को सीबीआई को सौंपने पर जोर दिया। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आ गया और कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। इस फैसले से हड़ताल पर गए डॉक्टर खुश हो गए। सीबीआई तदंत ही हम लोग मानता है और ये राज्य सरकार को जो तदंत होता है इसके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टरों के अलावा बीजेपी ने भी कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने भी यही इरादा जाहिर किया था। यानी ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के मुद्दे की सीबीआई जांच की मांग हर तरफ से उठी थी और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश से वो मांग पूरी हो गई, क्योंकि कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई के हाथों में चली गई। इससे पहले अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई और सवाल पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तब के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ क्यों नहीं हुई, जबकि उनके प्रिंसिपल रहते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हैवानियत की हद पार की गई थी। उसे बुरी तरह पीटा गया था और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लाखों डॉक्टर सड़कों पर आ गए। इसके बाद इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई और आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के मुद्दे पर अपना गुस्सा दिखाया और दो टूक सवाल पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तब के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ क्यों नहीं हुई। जज इस बात से भी नाराज दिखे कि संदीप घोष को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, जबकि कुछ घंटे पहले उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दिया था। और इसी बात पर जज ने हैरानी जताई कि कुछ ही घंटे में संदीप घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया, जबकि उन्हें काम नहीं करने देना था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजने को कहा और साफ साफ बोल दिया कि अगर बंगाल सरकार ने संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर नहीं भेजा तो उनके खिलाफ अदालत को आदेश जारी करना पड़ेगा। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सख्त टिप्पणी के बाद अदालत ने मामला सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि सुनवाई के दौरान पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने शक जताया कि कोलकाता रेप और हत्या के मामले में कई लोग शामिल थे। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि पीड़ित के माता पिता के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने उन्हें गलत जानकारी दी थी, क्योंकि घटना वाले दिन सुबह उन्होंने करीब 9:30 बजे अस्पताल में कॉल की थी और उनसे कहा गया था कि उनकी बेटी बीमार है। लेकिन 15 मिनट बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल की तो उनसे कहा गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। और यही दलील देते हुए पीड़ित के माता पिता ने अदालत से कहा था कि मौजूदा जांच पर हमें भरोसा नहीं है। यानी पीड़ित के माता पिता ने इशारा किया कि कोलकाता रेप और हत्याकांड के पीछे केवल एक संजय रॉय ही नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं। वैसे इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जाने वाला संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है और उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। और इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और बताया था कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद घर जाकर सो गया था। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक सोकर उठने के बाद संजय रॉय ने अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे धो डाले थे, लेकिन जूतों पर लगे खून के धब्बे नहीं मिटाए थे और उन्हीं के जरिए पुलिस ने संजय रॉय को हिरासत में ले लिया था। लेकिन पीड़ित डॉक्टर के परिवार के मुताबिक संजय रॉय ने अकेले हैवानियत नहीं की बल्कि उसके साथ और लोग भी शामिल थे। इसीलिए पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने अदालत में जांच पर सवाल उठाए और सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश आ गया कि कोलकाता रेप और हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी और सुबह तक उसे केस से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे। सौ बात की एक बात यह कि डॉक्टर अगर सुविधाओं और सुरक्षा की मांग पर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएं तो सोचिए हम किस तरह का देश बन चुके हैं। जिस जूनियर डॉक्टर की कोलकाता में हत्या हुई वो अस्पताल के सेमिनार रूम में थी। सेमिनार रूम में क्यों थी मालूम है? थोड़ा सा सुस्ताने गई थी रात को ड्यूटी में, क्योंकि शिफ्ट जानते हैं कितनी लंबी थी? 36 घंटे की शिफ्ट थी। 36 घंटे की ड्यूटी, समझ रहे हैं आप?
जूनियर डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है? ये देश के सबसे होनहार छात्र होते हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। एडमिशन ही इतनी मुश्किल से मिलता है। अभी नीट के मामले में तो आपने देखा था ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए। कई साल लग जाते हैं कई लोगों को दाखिला पाने में ही। दिन रात खून जलाने के बाद परीक्षा में रैंक आती है, तब जाकर तो दाखिला मिलता है। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई ही अपने आप में कमर तोड़ पढ़ाई होती है, वो भी 5 साल से ज्यादा की। पहले दाखिले के लिए खून जलाओ, फिर पढ़ाई में सालों तक खून जलाओ, तब जाकर तो जूनियर डॉक्टर बनते हैं, तप कर निकलते हैं और ट्रेनी डॉक्टर बनते हैं। और उसके बाद भी क्या मिलता है? 36 घंटे की ड्यूटी, दिन रात अस्पताल में। और अस्पताल में सुस्ताने के लिए जूनियर डॉक्टरों का कोई स्टाफ रूम, कोई ड्यूटी रूम, कुछ नहीं था आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जहां ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई। इसीलिए जूनियर डॉक्टर रात को कुछ देर सुस्ताने के लिए अस्पताल के सेमिनार रूम में चले जाते हैं। बताइए, देश के सबसे होनहार छात्रों के साथ यह सलूक कर रहे हैं। यह क्रीम है देश के छात्रों की, जिनका यह हाल बना रखा है। वहां सेमिनार रूम में सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, और उस दरिंदे को तो यह सब पता ही था कि 36 घंटे की ड्यूटी में थके होते हैं ट्रेनी डॉक्टर। उसको पता था कि रात को सुस्ताने के लिए सेमिनार रूम की तरफ जाते हैं। हो सकता है उसको यह भी पता हो कि वहां का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा, या उसी ने या उसके साथियों ने ही खराब कर दिया हो, यह भी मुमकिन है। तो यह सब तो सीबीआई देख लेगी, लेकिन ट्रेनी डॉक्टरों की हालत को कौन देखेगा? बाकी हम लोग तो मरीज बनकर ही डॉक्टरों से मिलते हैं ना, और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकालते हैं। कौन जानता है कि इनकी खुद की हालत क्या कर रखी है अधिकारियों ने? ये किस तरह के अधिकारी हैं जो डॉक्टरों से ऐसे गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं? आप कर लोगे 36 घंटे की ड्यूटी, और आराम करने के लिए कोई जगह तो छोड़िए, आपको अपनी कोई कुर्सी भी ना हो, तो सोचिए क्या हालत होगी आपकी। आपको सुस्ताने तक के लिए इधर उधर भटक कर कहीं सेमिनार रूम या कोई और कोना देखना पड़े अस्पताल का, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। ऊपर से मरीज भी अपना गुस्सा जूनियर डॉक्टरों पर ही निकालते रहते हैं। हड़ताल पर चले गए डॉक्टर। आपको भले ही हड़ताल पर जाना गलत लग रहा हो, और शायद डॉक्टरों की हड़ताल पर सवाल हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी भी तो सुनो। ये कैसे अधिकारी हैं जो इस सब की सुध नहीं लेते? मरीज भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान। कौन सा डॉक्टर काम करना चाहेगा सरकारी अस्पतालों में जब यह हाल बना रखा है उनका? प्राइवेट में उनके पैसे कमाने पर जो उंगलियां उठती है ना, डॉक्टरों के विदेश जाने की कोशिश करने पर जो सवाल होते हैं, वो भले ही जायज सवाल हो, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों को बेसिक सुविधाएं ही ना मिलें। और इन हालात में लड़कियों का काम करना सोचिए कितना मुश्किल है। 36 घंटे की ड्यूटी, कोई सुरक्षा नहीं, आराम करने को एक छोटा सा कोना तक नहीं, और ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं गिद्धों की तरह अस्पतालों में। इलाज की जरूरत तो इन सरकारी विभागों को है जिन्होंने हमारे होनहारों का यह हाल कर रखा है। इन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों से कोई करवा कर दिखाए ऐसी ड्यूटी। अपने पर आएगी तो 2 दिन में सब बदल कर रख देंगे। क्या फायदा स्वास्थ्य की इतनी सारी सरकारी योजनाओं का अगर उनमें डॉक्टरों का ही ये हमने हाल कर रखा है, उनका ही ख्याल नहीं रखा जा रहा। 100 बात की एक बात,